बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी विनेडियम एलिमेंट की, उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। साथ में हमने रिडक्शन डिस्कस की थी कि विनेडियम को हम रिड्यूस करेंगे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर हमने दोबारा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 से 4 और 5 तक की ऑक्सीडेशन डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम जिस ट्रांजिशन एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रोमियम। स्टूडेंट्स, क्रोमियम का सिंबल जो है दैट इज़ Cr। अब क्रोमियम का नाम जो है ये क्रोमियम क्यों पड़ा? लैटिन वर्ड है क्रोमा। क्रोमा मीन्स कलर्ड। क्रोमियम के जितने भी कंपाउंड्स थे वो कलर्ड कंपाउंड्स थे, इसलिए क्रोमियम एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद क्रोमियम का जो नाम था वो क्रोमियम क्रोमा से पड़ गया। सिंबल क्रोमियम एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स कैपिटल C स्मॉल r है। ये याद रखें स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की अगर जैसे कार्बन C से शुरू होता है, क्रोमियम C से शुरू होगा तो फिर कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए क्रोमियम के साथ R लिखा गया। अब R कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। तो क्रोमियम का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल C स्मॉल r। अब अपीयरेंस ये हमें कैसे दिखाई देगा अगर मेटेलिक फॉर्म में होगा? ये अपीयरेंस इसका शाइनी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि दे आर शाइनी, लस्ट्रस, हार्ड एलिमेंट है, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है। ये मेटेलिक इन नेचर है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, मतलब एटमॉस्फेरिक वेपर्स ऑफ वाटर और ऑक्सीजन इसको रिएक्ट या इसको चेंज नहीं कर सकते, और हार्ड एलिमेंट है और शाइनी है। हार्ड एलिमेंट इसलिए है स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें या इलेक्ट्रॉन C मॉडल की बात करें तो क्रोमियम कैन यूज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन electron C model for metallic bonding. That is why it is a hard element. Atomic number of chromium is 24. You know that atomic number is the number of electrons or it is the number of protons in neutral state. Atomic weight की बात की गई है students. Atomic weight of chromium is 51.996. You know that atomic mass or atomic weight is the number of proton or neutron. यहाँ पर points क्यों है? इसलिए एवरेज एटॉमिक मास की बात है क्योंकि इसके आइसोटोप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, a stable electronic configuration for chromium with atomic number 24 is 4s1 3d5. स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें ये 4s2 3d4 होगा, लेकिन दिस ऑक्सीडेशन this electronic configuration for chromium is not stable. Stable electronic configuration is 4s1 3d5. तो जहां पर किताबों में लिखा जाता है आपकी लेवल पर that is 4s1 3d5. Placement in periodic table, it is placed in period 4 transition elements. ठीक है स्टूडेंट्स, period 4 transition elements. कौन से transition elements? D block transition elements, because D subshell is in the process of completion. एलिमेंट कैटेगरी है ट्रांजिशन मेटल है, एंड यू नो दैट व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट इज 1901 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज 2672 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7.2। अब इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट था। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात है, नो यूनिट, इसलिए क्योंकि जब हम डेंसिटी ऑफ क्रोमियम को कंपेयर करते हैं विद द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज अ स्टैंडर्ड, तो फिर जो यूनिट्स होंगे डेंसिटी इन केस ऑफ वाटर एंड डेंसिटी इन केस ऑफ क्रोमियम, वो यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई यूनिट नहीं होगा। इट मीन्स दिस इज अ रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव का मतलब है कंपेयर्ड वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, इसको डिस्कवर किया था फ्रेंच केमिस्ट ने, लुइस निकोलस वॉकलीन। स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, वॉकलीन होगा। 1797 में
क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट है, नेचर में ये नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंटल फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके मिनरल्स होंगे। एंड यू नो दैट मिनरल इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, सॉलिड इन स्टेट एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल। जैसे हम क्रोमियम की बात कर रहे हैं, इस मिनरल में अगर आप चेक करें जिसका नाम क्रोमाइट है या क्रोम आयरन स्टोन इसको कह सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो क्रोम आयरन स्टोन में आयरन ऑक्साइड है और उसके साथ क्रोमियम का ऑक्साइड मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मिनरल है, इम्प्योर फॉर्म में है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि इसमें आयरन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन जब हम इसको क्रोम आयरन स्टोन से सिर्फ क्रोमियम में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं। ठीक है, और उस केमिस्ट्री को मेटलर्जी के हम कहेंगे। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के जरिए हम मिनरल से क्रोमियम की तरफ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो मिनरल है इसका क्रोम ओकर है, ओकर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cr2O3। और नेक्स्ट जो है क्रोसाइट है, जिसमें उसके साथ लेड एलिमेंट है PbCrO4, क्रोसाइट। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने डिस्कशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, डेंसिटी वगैरह की और उसके मिनरल्स की। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये वो एबिलिटी है कि जिसमें हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या ये हमें बताएगा कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं दूसरे बॉन्डिंग एटमों के साथ। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन था। ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं कि कितने बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अगर 6 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, इट मींस कि इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। अब अगर 6 प्लस है, इसका मतलब ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। अगर 3 प्लस है, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। अगर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। अब अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्रोमियम की, इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से, जिसमें से 6 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो फिर D से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक 4s से जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने बात की क्रोमियम की कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम इज 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन D से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, 4s से और 3d से। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी 4s0 3d4। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे D में, तो 4s0 3d3। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है तो 4s0 3d0 होगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन जैसी होगी। स्टूडेंट्स, किताब में बात की गई है कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डायग्राम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। D5 रिप्रेजेंट कर रहे D सब शेल को और उसके 5 ऑर्बिटल्स को। आपको पता है कि D के 5 ऑर्बिटल्स हैं। बिफोर द अप्रोच ऑफ लिगेंड, बॉन्ड बनने से पहले ये सारे ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड की अप्रोच से ये ऑर्बिटल्स जो होंगे स्टूडेंट्स, ये स्प्लिट हो जाएंगे हायर एनर्जी में और लोअर एनर्जी में। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोअर एनर्जी में T2g है। T2g का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब D सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स जो है ये सेम एनर्जी लेवल पर है, लोअर एनर्जी लेवल पर। D सब शेल के 2 ऑर्बिटल्स Eg, जिनको हम डबली डीजेनरेट कहते हैं, वो हायर एनर्जी लेवल पर हैं तो सेम एनर्जी के लेकिन हायर एनर्जी लेवल पर हैं। स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज T2g एंड व्हाट इज Eg। आप लोगों की लेवल पर ये बात नहीं होगी, बस आप ये नाम सिर्फ याद रखें। अब हम कहते हैं कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है।
अगर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम की होगी 4s03d3। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरियस सब शेल्स में, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे T2g में। T2g ऑर्बिटल्स हैं और लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन लोअर एनर्जी स्टेट दे आर मोर स्टेबल। तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए स्टेबल है स्टूडेंट्स क्रोमियम की गैस में। अगर क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2+ से 3, 4, 5 और 6 में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेगा। अगर क्रोमियम 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा लेकिन खुद रिड्यूस होगा, खुद 6+ से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, फिर हम क्रोमियम की ऑक्साइड्स की बात करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, कि वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक है, आयोनिक है या कोवेलेंट है, या समवट आयोनिक एंड समवट कोवेलेंट इन नेचर है। ऑक्साइड्स हैं, टेबल दी गई है, ऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर। ऑक्साइड्स CrO, क्रोमियम ऑक्साइड है जिसके साथ सिंगल ऑक्सीजन है, वहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट you can see from the chemical formula that is 2+. In case of Cr2O3, the oxidation state of chromium is 3+. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो 3 ऑक्सीजन पर 6 नेगेटिव हो जाएगा। क्रोमियम हमारे पास 2 है, तो दोनों क्रोमियम को अगर हम अगर टोटल नेगेटिव चार्ज को हम 2 पे डिवाइड करें फॉर 2 क्रोमियम्स, तो 3 नेगेटिव आंसर आएगा, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव से 0 होगा। तो इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है। फिर क्रोमियम जिसके साथ 3 ऑक्सीजन हैं, वहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 पॉजिटिव है। नेचर क्या है इनकी? क्रोमियम जहां पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज बेसिक इन नेचर। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 13 में डिस्कशन की थी कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर आयोनिक इन नेचर, दिस इज आयोनिक इन नेचर स्टूडेंट। तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल आयन है फॉर इट्स बेसिक नेचर, दैट इज ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन है स्टूडेंट्स, एंड ऑक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ CrO। फिर इसी तरह हम अगर मूव करते हैं Cr2O3 की तरफ, तो वहां पर एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, ये समवट आयोनाइजेबल है, मतलब कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 3 में चला गया है, तो जो बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पॉसिबल है समवट, कुछ हद तक। एम्फोटेरिक नेचर इसलिए शो करेगा, बेस के साथ एसिड एक्शन करेगा और एसिड के साथ बेस एक्शन करेगा। और CrO3 में क्रोमियम इज 6+ एसिडिक इन नेचर है। क्यों एसिडिक इन नेचर है? कि कोवेलेंट ऑक्साइड बनाएगा, एंड कोवेलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने बात की थी, या सल्फर ट्राई या डाइऑक्साइड की गैस में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जहां पर क्रोमियम 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उनके कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स हैं? जैसे CrO3, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 एंड डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इन कंपाउंड्स में क्रोमियम इज इन 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इससे, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रोमियम इज इन 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट? 3, 2 पॉसिबल है, इससे रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स को हम क्रोमिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्रोमिक कंपाउंड्स, जिसमें से कहा गया है कि these are the derivatives of Cr2O3। क्रोमिक कंपाउंड्स आर द derivatives of Cr2O3, जहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है स्टूडेंट्स। तो जो प्रोडक्ट बन जाता है या जो डेरिवेटिव है वो CrCl3 क्लोराइड है उसका, और क्रोमियम का सल्फेट है। आपको पता है कि सल्फेट
पर जो चार्ज मौजूद है दैट इज 2 नेगेटिव स्टूडेंट्स। अब कितने सल्फेट्स हैं यहाँ पर? 3 into 2 is equal to 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 6 पॉजिटिव्स की जरूरत है। यहाँ पर 2 क्रोमियम्स हैं तो 6 पॉजिटिव को 2 पर डिवाइड अगर हम करें तो फिर 3 पॉजिटिव आंसर आएगा हमारे पास। और उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 18 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वो कंपाउंड्स जहां पर क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है उनको हम क्रोमस साल्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमस साल्ट्स। अगर आपको याद हो हमने लेड की बात की थी, प्लम्बिक एंड प्लम्बस, स्टेनस एंड स्टेनिक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो, बड़ा हो, तो नाम IC से खत्म होगा, जैसे स्टेनिक, प्लम्बिक। और अगर कम हो तो स्टेनस और प्लम्बस से। तो यहां पर क्रोमस साल्ट्स हैं जिसमें CrCl2 आप देख सकते हैं, क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फाइड के साथ है, सल्फेट के साथ है जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 7 मॉलिक्यूल्स, और कार्बोनेट है CrCO3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने वेरियस कंपाउंड्स की डिस्कशन की जिसमें क्रोमियम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, हमने उन कंपाउंड्स की वजाहत की जिसमें क्रोमियम 6+, 3+ और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद था। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी किताब में दैट इज क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट में वजाहत की, या कुछ देर पहले बात की कि क्रोमियम या तो डाइक्रोमेट की फॉर्म में अब हो सकता है या क्रोमेट की फॉर्म में। क्रोमेट की फॉर्म में अगर होगा तो फिर CrO4 नेगेटिव आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर डाइक्रोमेट होगा तो Cr2O7 नेगेटिव आयन। अब देखते हैं हम, अगर हम क्रोमेट को सॉलिड स्टेट से वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन का कलर आएगा हमारे पास इन केस ऑफ क्रोमेट दैट इज येलो, इन केस ऑफ डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर्ड सोल्यूशन आएगा हमारे पास वाटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल्स में भी मौजूद है, वहां पर ले शैटलियर्स प्रिंसिपल की हमने वजाहत करनी है, वही एक्सप्लेनेशन यहां पर भी अप्लाई होगी। अगर हम क्रोमेट को और डाइक्रोमेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फर्ज कर ले हम क्रोमेट से स्टार्ट ले लेते हैं, तो क्रोमेट वाटर के साथ जब डिसॉल्व हो जाएगा तो हमें येलो कलर देगा। अब इनका कलर जो है दिस इज pH सेंसिटिव, मतलब अगर हम एसिडिक कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं तो कौन सा कलर आएगा, अगर हम बेसिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो कौन सा कलर आएगा। ये एक्सप्लेनेशन होगी अकॉर्डिंग टू द ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। ले शैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि जब कोई सिस्टम, जैसे ये हमारा सिस्टम है स्टूडेंट्स, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंटिफिक स्टडीज में, उनको हम सिस्टम कह सकते हैं। यहां पर ये सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स? आपकी रिवीजन के लिए, जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट सेम स्पीड से हो, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में जिस स्पीड के साथ कन्वर्ट हो, अगर दोनों स्पीड सेम है तो हम कहेंगे कि द सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्रोमेट आयन को अगर हम एसिड ऐड करवाते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड हो, लेकिन प्रोटॉन्स अगर हम ऐड करवाएं तो वो क्रोमेट से कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम दोबारा हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करवाते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो जो डाइक्रोमेट होगा वो क्रोमेट की तरफ प्रोसीड होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करें यहां पर, वो कहता है कि अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम पर हम किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, इन दिस केस हम डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय द एडिशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। जब हम एसिड ऐड करेंगे तो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड प्रोसीड होगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट की तरफ हम जाएंगे। अगर हम बेस ऐड करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अदर हाइड्रोक्साइड हो सकता है बेस, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। क्यों? ताकि वो जो इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया था
वो इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो कलरिंग प्रोड्यूसिंग आयंस हैं इस डिस्कशन में, दैट इज क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। अब क्रोमेट डाइक्रोमेट को अगर हम देखें तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, जैसे क्रोमेट येलो कलर, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर। प्रैक्टिकल में हम इस तरह करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्रोमेट आयन ले लेते हैं, उसका सोल्यूशन, उसमें से एसिड ऐड करवाएंगे तो उसका कलर येलो से ऑरेंज की तरफ प्रोसीड होगा। अगर हम उसमें बेस ऐड कर लेते हैं 1 और 2 ड्रॉप्स तो फिर उसका कलर ऑरेंज से दोबारा येलो की तरफ प्रोसीड होगा। स्टूडेंट्स, ये तो हमने क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम की वजाहत की। ये जो छोटा सा टॉपिक है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है पेपर में, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पर है रिडक्शन ऑफ क्रोमियम 6 आयंस, जहां पर क्रोमियम 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है विद जिंक एंड एन एसिड। एसिड हमारे पास या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा या डाइल्यूट HCl होगा और उसके साथ जिंक होगा। अब हमने यहाँ पर रिडक्शन की केस में ये देखना है कि अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो क्रोमियम से तो फिर क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा और जिंक रिड्यूस होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्रोमियम की ज्यादा है जिंक से तो फिर जिंक ऑक्सीडाइज होगा और क्रोमियम रिड्यूस होगा। इस केस में क्रोमियम रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? जिंक ऑक्सीडाइज होगा। स्टूडेंट्स, क्रोमियम 6 इस केस में पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी रिड्यूस्ड टू 3 and 2 विद जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। मतलब ये है कि अगर ये कंडीशंस हम प्रोवाइड करें, क्रोमियम अगर 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो 3+ में भी कन्वर्ट हो सकता है और 3+ से फिर वो 2+ में भी कन्वर्ट हो सकता है। कब? व्हेन जिंक एंड एनी डाइल्यूट एसिड इज देयर, इनमें से या HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से कोई भी। अब 6+ से 3+ में कैसे कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स? जब डाइक्रोमेट आयन, अब ये प्रोटॉन्स कहां से आए हैं? प्रोटॉन्स H+ एसिड से, उसके साथ जिंक मेटेलिक फॉर्म में है, आयोनिक नहीं है, मेटेलिक है। तो क्रोमियम 6+ से, आपको पता है कि डाइक्रोमेट में क्रोमियम 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कन्वर्ट होगा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब यह है कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और उसके साथ साथ हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक न्यूट्रल से 2+ में कन्वर्ट हो गया है। जिंक न्यूट्रल से 2+, इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रल से जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ऑक्सीडेशन, न्यूट्रल से जब हम नेगेटिव की तरफ आएंगे रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रोमियम यहां पर 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट से 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, ज्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव, इसका मतलब है रिडक्शन। और फ्रॉम 3 to 2+, अब क्रोमियम तो 3+ में आ गया, 2+ में कैसे कन्वर्ट होगा? वही जिंक होगा, वही एसिडिक कंडीशंस होंगी जिसमें क्रोमियम 3+ से कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 2+ में, और जिंक न्यूट्रल से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इसकी वजाहत की कि कैसे 6 से 3 और 3 से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रोमियम की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वो कौन सा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ब्रैकेट के में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा एसिडिफाइड कंडीशन में। एसिडिफाइड कंडीशंस का मतलब ये है कि कोई भी एसिड, चाहे HCl हो उसके साथ या सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ हो, ये कहाँ पर यूज होगा? जहां पर हमने सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करना है कीटोन्स में। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल को
इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, एटॉमिक ऑक्सीजन आएगा और अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कीटोन में। ठीक है स्टूडेंट्स, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर, कीटोन और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके साथ साथ अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करें तो इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, in case of secondary alcohol the product is ketone, while in case of primary alcohol the product is aldehyde. Acidified conditions हैं potassium dichromate and sulfuric acid. Primary alcohols are those alcohols in which carbon atom directly bonded to oxygen. Hydroxyl group is further bonded to two oxygen atoms. Secondary alcohol वो है स्टूडेंट्स जिसमें वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है वो फर्दर दो कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो, ऐसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अगर तीन के साथ बॉन्डेड हो तो उनको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। इस केस में कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल उन्हीं कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर हमें एल्डिहाइड देगा, फॉर्मल्डिहाइड है स्टूडेंट्स। फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमने तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस की बात की, अल्कोहल्स की, कीटोन्स की और उसके साथ साथ फिर एल्डिहाइड की हमने बात की और एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमने बात की। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को फर्दर उन्हीं कंडीशन में हम जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशली फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कंडीशंस वही हैं, डाइक्रोमेट और एसिडिक कंडीशंस। स्टूडेंट्स क्रोमियम की केमिस्ट्री में आखिरी जो टॉपिक है वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन वो टेक्निक है स्टूडेंट्स जिसमें हम एक सब्सटेंस की हेल्प से दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज द वन द कंसंट्रेशन ऑफ विच इज नोन, ठीक है। और अननोन सॉल्यूशन जिसको हम एनालिट कहते हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, आयरन का सॉल्यूशन होगा जिसमें क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि खुद रिड्यूस होगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहाँ पर क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेट आयन आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, जिसमें आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स, एसिडिफाइड कंडीशंस वही HCl या सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ होगा। प्रोटॉन्स HCl को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, आयरन से। तो प्रोडक्ट में वो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा क्रोमियम। इसी तरह आयरन 2 से ऑक्सीडाइज होकर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। आयरन 2 6 आयरन है, एक आयरन सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टूडेंट्स, आयरन 2 आयरन 3, 2+ से 3+, इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो 6 आयरन 2 आयंस प्रोड्यूसेस 6 आयरन 3 आयंस एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में शो किए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 1 mole of dichromate ions reacts with 6 moles of iron 2। आयरन 2 अगर हम 6 मोल्स लेंगे, उसको हम 1 मोल डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा उसमें से पोटाशियम सल्फेट बनेगा, क्रोमियम सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड वाटर। अब अगर हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करें, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट, 1 मोल ऑफ आयरन सल्फेट, इस आयरन को हमने ऑक्सीडाइज करवाना है 2 से 3 में। स्टूडेंट्स दिस इज नॉट H2O, दिस इज इनफैक्ट H2SO4, क्योंकि हम कहते हैं कि एसिडिफाइड कंडीशंस में रिएक्शन होगा। तो 7 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट, और आखिरी जो कंपाउंड है उसके साथ या मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हमने क्रोमियम की केमिस्ट्री डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो एक नए एलिमेंट के साथ आएंगे और डिस्कशन जो होगी उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।